हिस्ट्री अबाउट 2000 ईयर्स, राइट है। स्टार्टिंग में भी दिया हुआ है। वो माइंड मैप हमने जो बनाए थे वो देखो, वो माइंड में देखो। 18th century न्यू रीडर फ्रॉम द मिडिल क्लास एंड हैड मोर इंटरेस्ट इन रोमांस। नहीं, मिडिल क्लास के लोगों को बिल्कुल इससे इंटरेस्ट नहीं था इसमें, याद करो, ये रॉन्ग है। उसके बाद पिलग्रिम प्रोग्रेस बाय जॉन बनियन, राइट है ये। और ओरुनोको अपर्णा बेन, ये दोनों भी करेक्ट है। ये जो बुक लिखी हुई थी, देखो हम ये कैसा बोल रहे, क्योंकि वो माइंड मैप की फोटो हमारे दिमाग में है, उस पे से दे बोल रहे। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस ये जो बुक है ये लिखी थी जॉन बनियन ने। उसके बाद ओरुनोको अरफा बेन ने, हमने ऐसा याद रखे थे, अरे नक्को बहन ऐसा याद रखे थे हमने। देखो ओरुनोका अरपा बेन, तो हमने अरे नक्को बहन बोल के याद कर रहे थे, इसको ये हो गया। और पिलग्रिम प्रोग्रेस है, और फिर गुलिवर ट्रैवल है, वो जोसेफ की है, जॉन जोसेफ कॉनेड है हार्ट ऑफ डार्कनेस का। और पिलग्रिम प्रोग्रेस है जॉन बेनियन की। और एक है गुलिवर्स ट्रैवल, जजंतरम मोमेंटरम जो है ना, वो गुलिवर्स ट्रैवल, तो वो जॉनथन की है। तो ये जॉन, जोनाथन, जोसेफ, ये तीनों हमने ऐसे याद करे हैं। तो आप लोगों को भी ये बोल रहे कि इसी तरह से आपको सीखना है। ओके, समझ में आ गया आपको? देर आर 5 एलिमेंट्स एसेंशियल इन द नॉवेल और नॉवेला। तो अपने को क्या हो गया, ये एक राइट मिल गया, ये एक राइट मिल गया। अब फोर्थ क्या है, 5 एलिमेंट्स नहीं है, 6 एलिमेंट्स है, तो ये भी रॉन्ग है। तो देखो आप क्या है, स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो आप यहाँ पे लिख दो, ये फर्स्ट वाला ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स है, थर्ड वाला ट्रू है, फोर्थ वाला फॉल्स है, मिल गए 2 मार्क्स। उसके बाद आप नेक्स्ट देखो, हमारे साथ आप लोग करो, बिल्कुल बोर नहीं होना है, अच्छे से स्टडी करना है। ये क्वेश्चन पेपर है, आप लोग सॉल्व करें। इतने बड़े 2 मार्क्स के लिए आप नॉवेल के इतने बड़े क्वेश्चंस करेंगे, तो उससे अच्छा इतने फिल इन द ब्लैंक्स करें तो 2 मार्क्स मिल गए ना आपको। हाँ, तो देखो, द रीडर फॉलोज द एक्शन ऑफ वन मेन कैरेक्टर थ्रू आउट द नॉवेल एंड दिस कैरेक्टर्स इज रेफर्ड टू एज द नरेटर, प्रोटैगनिस्ट या स्पीकर। द रीडर फॉलोज द एक्शन ऑफ वन मेन कैरेक्टर। तो जो नॉवेल का मेन कैरेक्टर रहता उसको क्या बोलते हैं, आपको मालूम है ना? क्या बोलते हैं, क्या रेफर करते हैं उसको? रेफर करना यानी बोलने, क्या बोलते हैं? सबको, हर एक को मालूम है, उसको बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट। राबिया किसको बोलते हैं, याद है ना? राबिया भूलेंगे नहीं आप। मेन कैरेक्टर को, हीरो को क्या बोलते हैं? प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं। बोलो 10 टाइम्स। उसके बाद डैश इज द सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया किसको बोलते हैं? थीम को बोलते हैं, है ना? थीम, नॉवेल के थीम को बोलते हैं सेंट्रल आइडिया। आगे का पढ़ने का नहीं। फिर ये क्या है, यूटोपियन इज एन डैश कम्युनिटी और सोसाइटी पोजेसिंग द आइडियल क्वालिटीज। तो यूटोपियन तो क्या है, इमेजिनरी है। यूटोपियन में क्या है, इमेजिनरी कम्युनिटी है। उसके बाद डैश फिक्शन इज अ जेनरे और स्पेक्युलेटिव फिक्शन डीलिंग विथ इमेजिनेटिव कंसेप्ट्स। तो साइंस फिक्शन। फिक्शन आए तो फिक्शन के सामने क्या लिख देंगे, साइंस, साइंस फिक्शन रहता। हो गया, आ गया, ये मिल गए, ये मार्क्स मिल गए। आप देखो नेक्स्ट नॉवेल। अभी का भी स्टडी होना है, और सारे क्वेश्चंस है ये, ठीक है। उसके बाद हाँ, देखो इतना आंसर लिखने का है आप लोगों को, ज्यादा आंसर नहीं लिखने का है। अब यहाँ पे देखो, आपने अगर ER ब्रेथवेट का लिखे, लेकिन अब अगर एग्जाम में ऐसा है तो क्या करेंगे? Furman brought a comic relief in students council program. Write your answer in 50 words. अब याद करो फरमैन ने क्या करा था। फरमैन ने क्या करा था, स्टोरी याद आ जाना। फरमैन ने करा था कि एक स्केलेटन लाया था, उसको समझाने का था कि सब ह्यूमन बीइंग सेम रहते, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा कुछ नहीं रहता, सब इंसान सेम रहता, सबकी बॉडी सेम रहता, सबकी बॉडी में सेम ब्लड रहता। ऐसा नहीं रहता कि इसका ब्लड रेड है, इसका ब्लू है, इसका ग्रीन है, ऐसा नहीं रहता। हर इंसान सेम रहता। सिर्फ डिफरेंस क्या रहता, मैन और वुमेन, ये डिफरेंस रहता। कास्ट वगैरह कोई डिफरेंस नहीं रहता। तो यहाँ पे फरमैन को ये सब समझाने का था।
तो उसने क्या किया, थोड़ा सा कॉमेडी किया। तो क्या कॉमेडी, देखो, फॉरमैन ब्रॉट अ कॉमिक रिलीफ, यानी सब जो ऑडियंस सीरियस हो गए थे अब वो कॉमेडी हो गए। स्टूडेंट काउंसिल प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम था, स्टूडेंट काउंसिल प्रोग्राम था। कौन से लेसन में का है ये, बोलो जल्दी से, टू सर्व विथ लव। टू सर्व विथ लव में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स है। तो आपको हमने बोले थे पेज नंबर 182 पे टेबल है, तो वो टेबल पे का आप लोगों को करो बोले थे हमें, टेबल लर्न कर लो। तो यहाँ पे आप लोग लिखिए, स्टोरी याद कर लेना पहले, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे व्हेन फॉरमैन वाज कॉल्ड टू प्रेजेंट हिज रिपोर्ट। तो उसमें लिखे हुआ है वहां पे, तो आप खुद अपने दिल से भी लिखेंगे कि जब फॉरमैन को जब फॉरमैन को स्टेज पे बुलाए रिपोर्ट देने के लिए, तो उसने क्या किया, उसने दूसरे बच्चों को इशारा किया, दो बच्चों को। तो वो दो बच्चों ने क्या करे, उन्होंने एक स्केलेटन लेके आए साथ में। देखो, मेड अ सिग्नल ऑन ऑफ द स्टेज, विल्सन एंड एलिसन। ठीक है, आपको अगर ये दो बच्चों के नाम याद नहीं आए तो वो भी छोड़ दो। तो बिना, अगर वो बच्चों के नाम याद नहीं है तो वो आप लोग वैसे कर सकते, नाम छोड़ दो और बाकी का लिखो। ब्रॉट स्केलेटन विच वॉज अपीयरिंग लाइक गैलोज। The skeleton was handled on a screw which had fixed into a skull. It was gently revolving. तो ये skeleton के बारे में वहां पे लिखे हुआ है, वैसा आप अपने माइंड से लिखो। स्क्रीन ऐसा टर्न कर। When he brought, अब इतना सब नहीं आ रहा तो ठीक है, ये डिफिकल्ट लग रहा है छोड़ दो, डायरेक्ट लिखो कि फिर उन्होंने क्या करे, when he brought that skeleton on the stage, स्केलेटन पे जब स्केलेटन पे लेके आए, स्टेज पे लेके आए, तो क्या हुआ, फिर सब उसको देख के हंसने लगे। ये कॉमिक रिलीफ बोले ना क्वेश्चन में, तो ये कॉमिक रिलीफ का डालने का। इट बॉट सम, देखो, फॉरमैन ब्रॉट सम कॉमिक, इट बॉट सम कॉमिक रिलीफ टू एवरीबडी प्रेजेंटेशन। सब लोग क्या करे, एवरीबडी प्रेजेंट ओवर देयर शोड देयर अप्रूवल टू द कॉमिक रिलीफ। यानी सब लोग ऐसे भी बोल सकते कि सब लोग क्या करे, हंसने लगे वहां। यस, हाफ ईयरली प्रोग्राम। तो इसमें आप लोगों को याद रहना, यहाँ पे आप और ऐड कर सकते हैं आंसर, जो हमने जो आंसर लिखे हुआ है उसमें से क्या ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पे, कि इट वाज द हाफ ईयरली स्टूडेंट काउंसिल प्रोग्राम। ये पूरा लिखने से और एक लाइन हो जाएंगी, हाफ ईयरली स्टूडेंट काउंसिल प्रोग्राम की। फिर कौन से स्कूल की, ग्रीन स्लेड स्कूल की। ये सेंटेंसेस आप इसमें डालेंगे। फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि फॉरमैन कौन है, उस स्कूल का एक स्टूडेंट है, E.R. ब्रेथवेट का एक स्टूडेंट है जो रिपोर्ट पेश कर रहा है। ये आपको आपके माइंड से लिखने का है। तो इस तरह से इतने 2-4 लाइन्स आप इतना भी लिखेंगे ना तो आपका आंसर बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा भी नहीं लिखे तो, इसमें प्रिंटेड है इसलिए बहुत बड़ा हो रहा, आप हाफ भी लिखे तो चलता। जैसे कि यहाँ पे कैसा लिखे हुआ है, देखो ये लोग ने, ये एक सैंपल है, ऐसा आपको लिखना है। बस इतना। ये आपका एक पेज है, ये एक पेज में आपने 2 आंसर लिखने का, बाकी की जगह छोड़ देने का, नीचे जो जगह छोड़ी वो छोड़ देने का, बस इतना ही आंसर लिखने का है। देखो, ये आप डायरेक्ट ये लाइन भी लिख सकते हैं उसमें, ड्यूरिंग द हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रोग्राम ऑफ स्टूडेंट काउंसिल फॉरमैन ने वो करा, बोल के ये लाइन सेम आएंगी पूरी। ओके, तो आप देखो उसके बाद आगे ये हो गया, इसमें कोई डाउट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुआ है, ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस फिलिप्स बेस्ड ऑन द। अब यहाँ पे मिस फिलिप्स कौन है, मिस फिलिप्स क्या कौन है, उनकी टीचर है। तो आ रहा है ना नाज़मीन समझ में, इट्स ओके ना। तो कहाँ गया, ये कंटिन्यू हम पढ़ाने वाले हैं, आप लोग वहीं पे आपको सिर्फ पढ़ते बैठना है, दूसरा कुछ नहीं करना है, आराम से पढ़ते बैठो आप लोग, कहीं जाना नहीं है, कुछ दूसरा काम नहीं करना है, बस ये याद करो, अभी का भी याद करो, बाद में टाइम नहीं मिलने वाला है, अभी हमारे साथ ही याद करो आप लोग।
और लिख के प्रैक्टिस करो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस फिलिप्स के बारे में। तो मिस फिलिप्स कौन है वो लिखने का। सी यंग वुमेन, ये सब छोड़ दो, यहाँ से लिखो मिस फिलिप्स वॉज इनवाइटेड टू द स्टेज। ये ऊपर का छोड़ दो, यहाँ पे लिखेंगे स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, हमने जो आंसर दिए वो इस लिखेंगे कि ऑन द हाफ ईयरली प्रोग्राम, स्कूल का वो प्रोग्राम था। और उसके बाद मिस फिलिप्स इज अ टीचर ऑफ ग्रीन स्लेट स्कूल। मिस फिलिप्स इज वन ऑफ द टीचर फ्रॉम द ग्रीन स्लेट स्कूल। और ऑन द डे ऑफ हाफ ईयरली, यहाँ पे लिखेंगे ऑन द डे ऑफ हाफ ईयरली स्टूडेंट काउंसिल प्रोग्राम। उसमें का ऊपर का लाइन लिख दिया अपने आंसर में का, और फिर उसमें थोड़ा ऐड करो कि शी वॉज इन्वाइटेड ऑन द स्टेज टू आंसर। तो उनको स्टेज पे बुलाया गया था, है ना। क्यों बुलाया गया था? कि बच्चों के क्वेश्चन के आंसर्स देने के लिए। क्वेश्चंस ऑफ द पेरेंट्स फ्रॉम द ऑडियंस, क्वेश्चंस ऑफ द पेरेंट्स नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन थे उनके क्वेश्चन के आंसर्स देने के लिए, या पेरेंट्स गलत है। तो टीचर वर नॉट टोल्ड एनीथिंग अबाउट इन एडवांस। तो पहले से किसी टीचर को बोले हुआ नहीं था कि तुमको बुलाएंगे बोल के। ऑन द स्पॉट वो लोग ने क्या करे, चीट्स डाले और वो चिट्ठियाँ उठाने लगा। तो वो चिट्ठियों में 3 टीचर के नाम है, एक मिस फिलिप्स है और 2 दूसरे जेंट्स है। तो अब ये इसमें डेनम है, डेनम ने उनको क्वेश्चंस पूछा था पीटी के ऊपर, तो उनको मिस फिलिप्स ने बहुत अच्छे से आंसर दिए थे। यहाँ पे मिस फिलिप्स प्रूव्ड बाय द कूलेस्ट एंड बेस्ट इन्फॉर्म्ड ऑफ द 3 टीचर्स। तो तीनों टीचर में से सबसे बेस्ट टीचर मिस फिलिप्स रहे। बस इतना भी लिखे तो बस बहुत हो गया। और कुछ बोलो आपके डाउट्स। थीम भी आता क्या? यस, थीम भी आता। तो सब सेम है, सब में आंसर्स में अपन यही आंसर मिक्स करो। ऐसा कुछ थीम अलग या ये अलग वो अलग नहीं है, बस एक आंसर लो और उसमें थोड़ा सा अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करते जाओ। पूरी नॉवेल की आपको स्टोरी मालूम है तो क्वेश्चन को समझो। अब यहाँ पे हमने जो सपोज आपको थीम का क्वेश्चन मालूम है, वही थीम का क्वेश्चन यहाँ पे लिखो, बट सिर्फ क्या करो, इसमें सपोज ये क्वेश्चन में फॉरमैन का है तो वो थीम के साथ क्या करो, फॉरमैन को ऐड कर लो। ओके, समझ में आ रहा है ना। थीम में के वही सेंटेंसेस लिखो, उसमें फॉरमैन का ऐड करो। फिर ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, मिस फिलिप्स है, तो वही थीम में के सेंटेंसेस लो कुछ और उसमें मिस फिलिप्स का ऐड कर लो, क्योंकि थीम में क्या रहता, पूरी स्टोरी रहती। तो आप देखो नीचे, अब दूसरा क्वेश्चन है सी। इसमें क्या और कुछ क्वेश्चन बताने का क्या आप लोगों को कुछ आंसर्स? ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आपको होना तो बताते हैं हम। ये देखो हमने अलग अलग ये निकाल के रखे थे आप लोगों को बताने कि अपील ऐसा ऐसा लिख सकते। देख लो, एक नज़र देखो अपील कैसे लिख सकते। कम ऑन लेट्स मेक अ प्लेज वी विल, ऐसा। ये अलग, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, ये सेंटेंस अलग है। पेपर में पेन तो एक ही है, लेकिन ये तरीका देखो कैसे कैसे लिखे हो, ये कैसे लिखे, फिर ये कैसे लिखे, सेव पेपर, सेव ट्री, ये टाइम डेट वेन्यू ये लिखना है, ये कैसा है, ये कैसा है ब्लड। अलग अलग तरीके से आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते, ठीक है। ये अलग अलग सैम्पल्स हैं। अब देखो, टू सर्व विथ लव, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ E.R. ब्रैथवेट। तो अब जब आप लोग टू सर्व विथ लव नॉवेल पढ़ रहे तो आपको कंपल्सरी मालूम रहना E.R. ब्रैथवेट के बारे में। तो E.R. ब्रैथवेट कौन है? ही इज अ राइटर ऑफ दिस नॉवेल। हो गया ये सेंटेंस। उसके बाद और नरेटर भी, नरेटर मतलब वो खुद स्टोरी बोल रहा। ये स्टोरी क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है। ये सेंटेंस आपको लिखने आना। देखो यहाँ पे E.R. ब्रैथवेट क्या है? द नरेटर वॉज वेरी सेंसिटिव पर्सन। कैसा पर्सन है वो? बहुत सेंसिटिव पर्सन है। ही वॉज ब्लैक मैन, मालूम है ना ब्लैक मैन है, लिख देने का ब्लैक मैन। फिर उसके बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने काम करे। वॉज वेरी अपसेट एंड रेसिज्म, इतना सब नहीं आ रहा तो मत लिखो, सीधा सिर्फ इतना लिखो कि ब्लैक मैन और इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर इंग्लैंड। और कहाँ काम करे थे उन्होंने? इन द रॉयल एयर फोर्स में उन्होंने इंजीनियर का काम करे थे। ही हैज वर्कड एज ए इंजीनियर इन द रॉयल एयर फोर्स। उसके बाद ही गॉट अ जॉब इन अ स्कूल।
अब यहाँ पे स्कूल में आपको आंसर में हमने दिए हुए ग्रीन स्लेट स्कूल, तो यहाँ पे लिख देंगे कि ही गॉट अ जॉब इन द ग्रीन स्लेट स्कूल। इंग्लैंड के ग्रीन स्लेट स्कूल में उनको जॉब मिला। इनिशियली शुरू में उनको क्या है, बहुत सारे डिफिकल्टीज आए विद द स्टूडेंट्स हु वर डिसरिस्पेक्टफुल। स्टूडेंट कैसे थे, ये लाइन भी सबको कंपलसरी आना कि बच्चे पहले कैसे थे, हर आंसर में लिखो आप। तो बच्चे पहले कैसे थे, डिसरिस्पेक्टफुल थे, इल मैनर्ड थे, मिस्चीवियस, बहुत खराब थे। उन्होंने क्या करे, पहले दिन से ही वो टीचर को ब्रेथवेट को क्या कर रहे थे, हैरेसमेंट कर रहे थे, हैरेश कर रहे थे। उसके बाद क्या हो गया, हिज नॉवेल एंड क्रिएटिव आइडियाज, तो उनके बहुत उन्होंने क्या करे, फिर वो सर ने अलग अलग आइडियाज करे, अलग अलग टेक्निक से उनको पढ़ाए और फिर उनके बच्चों की साइकोलॉजी समझे, उनके प्रॉब्लम समझे और फिर उनके दिल जीते। तो ये सब आप ब्रेथवेट के बारे में लिख सकते। उसके बाद फिर ये भी लिखो कि हाफ ईयरली रिपोर्ट हुआ बच्चों का, तो हाफ ईयरली रिपोर्ट में ये बच्चों ने क्या करे, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिए, जिससे ब्रेथवेट क्या हो गए, ही फेल्ट प्राउड ऑफ देम। समझ में आया? अब कमेंट्स करो ये समझ में आया क्या आप लोग। लिख रहेगा नॉवेल का, आप लोगों को नॉवेल का बहुत टेंशन है, इसलिए हम फिर से रिपीट करें। हालांकि नॉवेल सेक्शन में हमने ये पूरे क्वेश्चन समझाए थे आप लोगों को। तो देखो बगैर देखे लिखने आ रहा क्या। उसके बाद डेनम का पीटी के बारे में और गेम्स के बारे में क्या ख्याल, तो ये लिखने का है। तो इसके पहले आप वही आंसर लिखोगे कि डेनम कौन है, डेनम है E.R. ब्रेथवेट का एक स्टूडेंट, या फिर लिखोगे ग्रीन स्लेट स्कूल का एक स्टूडेंट है, डेनम इज अ स्टूडेंट ऑफ ग्रीन स्लेट स्कूल इन इंग्लैंड। उसके बाद उनके स्कूल में प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पे लिखने का कौन सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ है, हाफ ईयरली स्टूडेंट काउंसिल प्रोग्राम। उसमें डेनम ने क्या की है, उसने इनिशिएट किया है, उसमें उसने एंकरिंग किया है और उसमें उसने बात की, क्या बात की, डेनम, अब देखो इसमें का आंसर लिखो, डेनम सेवरली क्रिटिसाइज द जनरल पैटर्न ऑफ पीटी एंड गेम्स। तो स्कूल में जो ये क्वेश्चन में जो दिए हुआ है वो इस लिखने का कि पीटी और गेम्स के ऊपर उसने क्या किया, क्रिटिसाइज किया। क्या बोला उसने, ही सेड दैट स्पेस अवेलेबल, तो स्कूल में ये सब खेलने के लिए जगह क्या है, बहुत कम है। और ही फेल्ट दैट, इसको ऐसा लगता है कि पीटी क्या है, इल कंसीव, पॉइंटलेस, मोनोटोनस, कोई ज़रूरत ही नहीं है, बेकार के हैं, यहाँ पे कुछ मतलब ही नहीं है, पॉइंटलेस है, कोई मतलब ही नहीं है रह के, क्योंकि उससे कोई भी फ़ायदा नहीं है। उसके बजाय क्या है, गुड, अच्छे अच्छे गेम्स हमको खेलने दी तो वो बेटर है। तो ये सब कौन बोल रहा, डेनम बोल रहा है। ओके, ओनली किड्स हु नीड, हाँ और एक बात भी आप इसमें लिख सकते हैं कि ये सब उन लोग किसके तरफ से बोल रहे हैं, सब स्टूडेंट्स की तरफ से। तो पूरे स्टूडेंट्स के तरफ से ये बोल रहे हैं, इसलिए जब उन्होंने ये बोल रहे पॉइंट्स तो पूरे स्टूडेंट्स जो है क्लैपिंग कर रहे हैं उसको और एनकरेज कर रहे, सपोर्ट कर रहे। ओके, हाँ इसी तरीके से है। ओके, अब क्या है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हाफ ईयरली प्रोग्राम ऑफ द स्टूडेंट। अब देखो फिर से वही क्वेश्चन है कि क्यों करें हाफ ईयरली प्रोग्राम, ये पूरी लाइन याद है ना, द हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रोग्राम ऑफ स्टूडेंट काउंसिल, ये उनके प्रोग्राम का नाम है, पूरा ही प्रोग्राम है कि फर्स्ट टर्म में करते ना, आधे साल में जो जो पढ़ाए थे उसके ऊपर, तो हाफ ईयरली रिपोर्ट पेश करते, उसका प्रोग्राम है किसका, स्टूडेंट काउंसिल का। तो ये लाइन भी आपको पूरी याद है ना, तो हर आंसर में ये डालेंगे, हर आंसर में ये लाइन डालेंगे आप लोग, कोई भी आंसर क्वेश्चन आओ आंसर में ये लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पर्पस, क्या, क्यों करें, क्या रीजन है ये प्रोग्राम अरेंज करने का, क्या रीजन है। तो अब आप लोगों को मालूम है क्या रीजन है, बोलो
क्योंकि उनको अब तक क्या पढ़ाया गया वो नहीं पूछना है, क्या समझा वो बताना है। तो ये प्रोग्राम में क्या होता है, हर क्लास का एक बच्चा एक एक सब्जेक्ट आके बताते जाता है कि हमको इंग्लिश के पीरियड में ये समझा, हमको मैथ्स के पीरियड में ये सब समझा, हमको ज्योग्राफी के पीरियड में ये समझा। ये हर क्लास का स्टूडेंट आके बता रहा। और छोटे क्लास के बच्चों ने भी बताए, पहले 6th के, फिर 7th के, फिर 8th के, ऐसा क्लास वाइज बच्चों ने पूरा वहाँ पे समझाया वाला है आके। ओके, ये बात मालूम है अपने को। तो अब इसको अब आंसर में कैसा लिखेंगे, ड्यूरिंग द हाफ ईयरली प्रोग्राम रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल। ये लाइन पहले भी देखो हर आंसर में लिखे वाली है कि इस वक्त तो ये लाइन सेम टू सेम लिख दिए। प्रैक्टिस करो, अभी लिख के प्रैक्टिस करो। ड्यूरिंग द हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रोग्राम, ये एक बार लिख के बताओगा तुम लोग, याद हो रहा कि लाइन लिख के देखो। आपके सामने रफ पेजेस है, पैड है, लिखो, बगैर देखे लिखो। ड्यूरिंग द हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रोग्राम ऑफ स्टूडेंट्स काउंसिल। अब ये क्वेश्चन में रहो या मत रहो, कोई भी क्वेश्चन आपको ये लाइन लिखना ही है। लिख रहे ना, लिख के बताओ, या चैट में भी लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन बगैर देखे। आप ये मत सोचो ये सेशन एंड होगा, ये सेशन एंड नहीं होगा, पूरी आपको हमारे सामने बैठ के स्टडी करनी है अभी का भी। तो अभी हमारे सामने लिख के बताओ। हाँ, तो इस वक्त क्या हो रहा, आप क्वेश्चन बोले कि इसका पर्पस क्या है, आपने को क्वेश्चन के हिसाब से अपना आंसर चेंज करना है। आंसर तो लर्न कर लिया आपने, अब क्वेश्चन के हिसाब से चेंज करना है। तो अब यहाँ पे पर्पस बोले तो क्या पर्पस है, तो पहले लिखेंगे कि इस वक्त क्या हो रहा, हर क्लास, ईच क्लास वुड रिपोर्ट थ्रू इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन द स्टडीज परस्यूड ड्यूरिंग द हाफ ईयरली विच बिगेन आफ्टर ईस्टर। हाँ, तो अब क्या लिखेंगे, हर क्लास की रिपोर्ट दे रहे कौन, एक रिप्रेजेंटेटिव, क्लास में का एक बच्चा, पूरा क्लास को का एक हेड बच्चा, तो उसको क्या बोलेंगे, हेड बच्चे को क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। थ्रू इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स, तो एक एक रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए क्लास के रिपोर्ट भेजते। तो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं कि पूरे आधे साल में उन्होंने क्या स्टडी करे, स्टडीड, स्टडीड, ऐसे लिखो, स्टडीड ड्यूरिंग हाफ ईयर। हाफ ईयर कब से शुरू हुआ था, ईस्टर के बाद। ईस्टर मतलब फेस्टिवल, जैसे अपन बोलते हैं ना दिवाली वेकेशन के बाद, तो वैसा उनका दिवाली वेकेशन का क्या रहता, ईस्टर रहता। तो जो कब हुआ, ईस्टर के बाद स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो रिप्रेजेंटेटिव था वो वॉज चूजन फॉर ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट किया गया था, चूज किया गया था। When all the classes has completed their report, a panel of teachers, और जब क्या हुआ, पूरे क्लासेस का रिपोर्ट करना कंप्लीट हो गया, ऑल क्लासेस का कंप्लीट हो गया रिपोर्ट, तो उसके बाद क्या करें, एक टीचर की पैनल बनाए, जो क्या करे, वुड बी इनवाइटेड टू ऑक्यूपाई द स्टेज एंड आंसर द क्वेश्चन। इतना सब टू ऑक्यूपाई द क्लास वगैरह स्टेज ये मत लिखो। एक टीचर का पैनल बनाया गया जो स्टूडेंट के आंसर, क्वेश्चन को आंसर करे। यहाँ पे ऊपर लिखे ना, अपने ऊपर भी बोले ना, क्वेश्चन के आंसर देने के वास्ते। मिस फिलिप्स का अपन ने देखे थे वहां पे दूसरे में। तो आंसर देने के वास्ते वो टीचर को, 3 टीचर को अपॉइंट किया गया। थ्रू आउट ऑल द रिपोर्ट द एम्फोसाइज वॉज ऑन द अंडरस्टूड। पूरे रिपोर्ट में कै पे एम्फोसाइज था, कै पे ज्यादा ध्यान दिया हुआ था कि उनको क्या समझा, rather than what they were expected to learn। मतलब क्या एक्सपेक्टेशन है वो नहीं, उनको क्या समझा, कितना समझा, उस पर ज्यादा फोर्स दिया गया था, ज्यादा एम्फोसाइज दिया गया था। तो ये आंसर ये लाइन देखो, द एम्फोसाइज वॉज ऑन वॉट दे अंडरस्टूड। फिर इसमें कौन सा ग्रामर यूज करे, रादर देन। रादर देन क्या, वॉट दे वर एक्सपेक्टेड टू लर्न। तो उनको क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या आना चाहिए, उस पे जोर नहीं दिया गया, क्या आया उनको, क्या समझा, इस पे जोर दिया गया। अब देखो पेपर में तो आपको बहुत कुछ आना चाहिए, लेकिन आप क्या अंडरस्टूड हुआ, कितना समझा, वो देखना है। तो अब ये लिख सकते हैं आंसर,
डूइंग द हाफ ईयरली रिपोर्ट काउंसिल हो जाता है। ओके हाँ। डिस्क्राइब अगला क्वेश्चन है, ये देखो लिख के देखो आ रहा क्या, एक दो लाइंस ये जो रिपोर्ट्स के है मेन लाइंस लिख कर देखो आपके बुक में आ रहा क्या। अब अगला क्वेश्चन देखो, मीनिंग समझता क्या, पढ़ो। डिस्क्राइब हाउ रिकी ब्रेथवेट मैनेज टू ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ हिज स्टूडेंट्स। डिस्क्राइब करो, आप समझाओ कि जो ये E.R. ब्रेथवेट है उन्होंने किस तरह से स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज लाए। अभी अपन ने पढ़े, ऊपर के आंसर में ये लाइन पढ़े अपन ने, बच्चे कैसे थे, ये पक्की लाइन, ये आपको थीम में लिख के रखने का है। ये लाइन आपको आना, हर क्वेश्चन के आंसर में ये लाइन आप लिख सकते। थीम में या ब्रेथवेट के बारे में पूछे या थीम के बारे में पूछे, स्टूडेंट्स के बारे में पूछे तो आप ये कॉमन लाइन लिख सकते। हाँ, अगर पर्टिकुलर पूछे एक ही चीज़ में, ये क्वेश्चन में भी डाल सकते। इसमें ये ऐसा पर्टिकुलर पूछे तो इसमें ज़रूरत नहीं है वो लाइन की, क्योंकि मिस फिलिप्स को पूछे, डेनम के बारे में पूछे तो ये ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन का अगर कुछ पूछ रही है ब्रेथवेट के बारे में, स्कूल के बारे में, थीम के बारे में, प्लॉट के बारे में, तो इस सब में ये आंसर आपका आएंगी लाइन। तो अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि शुरू में इनिशियल में बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था विद द स्टूडेंट। रिकी ब्रेथवेट का जो शुरू का टाइम था वो बहुत ही मुश्किल था, डिफ़िकल्ट था। क्यों था? क्योंकि वो बच्चे कैसे थे, बहुत ही बदतमीज़, बहुत ही इल मैनर्ड बच्चे थे, बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते थे टीचर का। तो सबके आगे डिस लगा देने का, डिस इल मिस्चीवियस। रिस्पेक्टफुल थे क्या? नहीं थे, डिसरिस्पेक्टफुल थे। मैनरफुल थे क्या? नहीं थे, इल मैनर्ड थे। और कैसे थे? बहुत ही शरारती थे, मिस्चीवियस। लेकिन तो उन्होंने क्या करे, शुरू में उनको गुस्सा करे, ऐसे ओरली बहुत गुस्सा करते थे, बहुत चिड़चिड़ करते थे, गुस्सा करते थे, बुरा भला कुछ भी बोलते थे रिकी ब्रेथवेट स्टार्टिंग में। उसके बाद ये सब करने से क्या हो गया, उन्होंने कुछ कामयाबी नहीं लगी। उन्होंने एक बोलते तो बच्चे और 10 बोलते थे, बच्चे बोले कि इन्हों बोले, तो आपस में खाली ऐसा बहस आर्ग्यूमेंट ही होता था, बच्चों में कुछ चेंजेस नहीं आते थे। उसके बाद फिर उन्होंने क्या करे, उनके टीचिंग में चेंज करे, टीचिंग का जो तरीक़ा है उसमें चेंज करे और कुछ टेक्निक्स यूज़ करे। और वो जैसे कि उनको साइकोलॉजिकली समझे, अपन ने पहले भी ये पढ़े, तो और उन्होंने पढ़ने के टेक्निक्स जो है वो चेंज करे। और इस तरह से उनको क्या करें, रिस्पेक्ट से बुलाने को बोले कि अगर बॉयज़ है तो उनको क्या बोलने का, सर बोलने का, और गर्ल्स है तो उनको क्या बोलने का, मिस बोलने का। तो इस तरह से, यस वेरी गुड। हाँ, तो ये भी पॉइंट आप ऐड कर सकते कि ही रिक्वायर्ड दैट एवरी गर्ल बी रेफर्ड टू एज मिस। तो हर गर्ल को क्या बोलने का है, रेफर्ड अगर नहीं आ रहा तो लिखो कॉल्ड, called as miss, or that his student called him sir, and that his students called him sir. He had novel and creative ideas. तो ऊपर के आंसर में भी अपन ने देखे तो उन्होंने क्या करे, इनोवेटिव टेक्निक यूज़ करे। और जैसे कि उन्होंने फेयर पे वगैरह लेके गए, बाहर म्यूजियम दिखाए, वो सब स्टूडेंट्स को लेके गए थे ना, वो टेक्निक्स यूज़ करे। इस तरह से उन्होंने क्या करे, स्टूडेंट्स का दिल जीते, मैनेज टू ब्रिंग अबाउट। तो इस तरह से क्या हो गया, बच्चों का बिहेवियर चेंज हो गया। ऊपर अपन ने देखे ना, विन द हार्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ही क्लेम्ड इन एवर। और ये भी लिख सकते हैं ऊपर का, अपने को आंसर में मालूम है तो हाफ ईयरली जो रिपोर्ट है उसमें उनके स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे और इस तरह से स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज आया और E.R. ब्रेथवेट को बहुत प्राउड फील हुआ। ये अपने इसमें नहीं है, अपने इससे लिखने का है, अपना पैटर्न बना लिए ना अपन ने, वो इस लिखने का है। ओके, उसके बाद ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट इन द कैरेक्टर ऑफ फिलिप्स एंड डेनम। अब मिस फिलिप्स और डेनम ये दो नाम आ गए, तो आपको जब हम ये नॉवेल का लेसन बता रहे थे तो उसमें पीपीटी में हमने पिक्चर्स, फोटोज याद करो, मिस फिलिप्स का फोटो कैसा था, डेनम का फोटो कैसे था, और उसके बाजू लिखे हुए थे कुछ सेंटेंसेस। तो एक ये पीपीटी में क्या है, राइटिंग स्क्रीन में इसमें, तो उसमें आप लोगों को दिखाए थे कि मिस फिलिप्स क्या है और टीचर्स कैसे हैं, टीचर्स का बिहेवियर कैसा है,
फिर स्टूडेंट कैसे है, स्टूडेंट्स का क्या क्या बिहेवियर है, सबके पॉइंट्स बताए थे। अब अपने को ये दोनों हम आ गए तो ये दोनों के बारे में लिखने का। अब कॉन्ट्रास्ट यानी अलग अलग, दोनों का बिहेवियर क्या है, अलग अलग है। ऑब्वियसली टीचर है तो उनका बिहेवियर अलग रहने वाला, डेनम स्टूडेंट है तो उनका बिहेवियर अलग रहने वाला है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते कि मिस फिलिप्स क्या है, ग्रीन स्लेट स्कूल के टीचर है। यहाँ पे लिख देने का, ऐड करने का, मिस फिलिप्स इज द टीचर ऑफ ग्रीन स्लेट स्कूल। और डेनम का लिखने का, डेनम इज अ स्टूडेंट ऑफ ग्रीन स्लेट स्कूल। ये 2 लाइन हो गए। फिर उसके बाद लिखने का कि हाफ ईयरली का प्रोग्राम है, हाफ ईयरली ग्रीन स्लेट स्कूल में हाफ ईयरली स्टूडेंट प्रोग्राम्स काउंसिल वाज अरेंज्ड। ये लाइन लिख दिए ऊपर के अपनी थीम में कि अपना जो आंसर लर्न करे उसमें का लाइन लिख दिए। उसके बाद मिस फिलिप्स को सब समझते थे कि वो कैसी है, फ्रीली और ब्रेनलेस है। यानी कुछ दिमाग नहीं है, वो मैडम को कुछ नहीं आता, खाली ऐसे नाजुक सी छोटी सी मैडम है, कुछ भी नहीं आता था उनको, सब ऐसे समझते थे। लेकिन जब उन्होंने, अब मिस फिलिप्स के बारे में लिख रहे हैं, जब उन्होंने डेनम के क्वेश्चन को आंसर दिया, तो जब उन्होंने 3 टीचर्स थे ना वहाँ पे, अभी अपन ने ऊपर देखे कि बच्चों ने सब पूरा उनका प्रोग्राम हुआ, तो उसके बाद क्या हो गया, 3 टीचर अपॉइंट करे और वो तीनों में से एक टीचर मिस फिलिप्स थी। और क्यों अपॉइंट करे, तीनों को सेलेक्ट क्यों करे, कि बच्चों के क्वेश्चन के आंसर्स देने के वास्ते। तो अब इन्होंने क्या करे, बहुत अच्छे से टीचर्स के आंसर दिए, स्टूडेंट्स के आंसर दिए। तो इन्होंने दिखाया कि इन्होंने बहुत बेस्ट ब्रिलियंट है बहुत बोल के यहाँ पे समझ में आया। उसके बाद क्या है, इनके और 1-2 पॉइंट्स क्या लिखो कि उन्होंने इतने अच्छे से स्किलफुली बात की कि बाकी के दोनों टीचर को बुरा भी नहीं लगा। ऐसे बात की तो नहीं हम कुछ बहुत आता, बहुत होशियार है, ऐसा नहीं दिखाया उन्होंने। बहुत कूलली बात करे, ऑनेस्टली बात करे और एक अथॉरिटी के जिम्मेदारी से बात करे कि टीचर है, स्कूल का जिम्मेदार एक है, वो हिसाब से उन्हें बात करे। तो अब यहाँ पे लिख दिए मिस फिलिप्स के बारे में, हो गया पूरा। अब लिखने का, इनका एक कैरेक्टर हो गया। दूसरा क्या है, डेनम के बारे में लिखे। तो 2 स्टूडेंट्स के यहाँ पे 2 लोगों के बारे में लिखने का। अब डेनम कैसे है, अब इनो कैसे है, कूल है, ऑनेस्ट है, अथॉरिटी। अब डेनम क्या है, स्टूडेंट है, यहाँ पे लिखेंगे फिलिप्स टीचर है। अब यहाँ लिखेंगे डेनम क्या है, डेनम क्या है, स्टूडेंट है। तो कैसे स्टूडेंट है, ब्लंट है, क्रिटिकल है, आर्ग्यूमेंटेटिव, यानी एकदम रफ है, बहस कर रहा टीचर के साथ, डिस्कशन कर रहा। तो किस पे डिस्कशन कर रहा, डेनम किस पे डिस्कशन कर रहा, पीटी और एक्सरसाइजेस पे। तो उन्होंने क्या है, रफली बात की पहले, नहीं हमको पीटी नहीं होना चाहिए, चुपिच करके पीटी दे रहे, पीटी से पूरा टाइम वेस्ट हो रहा और उतने 1 पीरियड से हमारी कौन सी एक्सरसाइज होने वाली है। तो ऐसा वो बहस कर रहा था कि पीटी की बजाय हमको गेम्स पीरियड तो भी दो। तो ये ब्लंटली आर्ग्यूमेंट कर रहा था वो। She tells him that the whole timetable is in the school was meant to have। तो अब यहाँ पे मिस फिलिप्स उनको समझाती कि पूरा टाइम टेबल जो है स्कूल के बच्चों के हिसाब से पूरा किया जाता है। एक ही पीरियड दिए पीटी, लेकिन बच्चों को उससे डिसिप्लिन होता। हर सैटरडे को आपकी पीटी होती ना, तो उससे बच्चों को डिसिप्लिन होता, मालूम होते, बाद में स्कूल छोड़ के आगे भी गए तो वो हिसाब से उनको पूरी डिसिप्लिन मिलता। तो ये उन्होंने बहुत अच्छे से समझाने के बाद डेनम ने क्या करे, एकदम खामोश अदब से बिहेवियर करे कि उनकी डिफीट, उनकी जो हार है वो एकदम उन्होंने एक्सेप्ट करे, एकदम पोलाइट बन गए। पहले ऐसा आर्ग्यूमेंट कर रहे थे ना, बाद में एकदम गुड बॉय बन गए। पुट्स डेनम इन हिज प्लेस वेरी कामली, डेनम एक्सेप्ट हिज डिफीट कर्टियसली। बड़े अदब से डेनम ने क्या है, उनकी हार एक्सेप्ट की। ये हो गया क्वेश्चन, इसमें ऐसे चेंज करें, ट्राई करो लिखने का। ऐसा आपको लग रहा क्या किसी को टाइम वेस्ट हो रहा बोल के, या अच्छा लग रहा, कमेंट करो। हो रही ना आपकी पूरी स्टडी? नॉवेल सेक्शन का बहुत टेंशन था आपको। देखो और कैसा किसका क्या क्या है। अगर इसमें अपन ने ब्रेक लिए तो फिर और दूसरी लिंक बनानी पड़ती फिर से ज्वाइन होने के वास्ते। अगर आप लोग बोल रहे तो ब्रेक लेंगे, नहीं तो फिर कंटिन्यू ऐसे रखेंगे इसको। चलो आप लोग दूसरा आपको जो करना है वो करके फिर आके ज्वाइन हो सकते, और आपका बुक्स वो सब चालू रखो। हम इसलिए ऑन रह रहे, लाइव ऑनलाइन रह रहे, क्योंकि हमको हमारे सामने आप लोग पढ़ते हुए रहना।
अकेले फिर नहीं पढ़ते आप लोग। देखो इफ़ यू वांट आई विल स्टॉप, आप लोग मैसेज करो। ठीक है, इतना तो ख़त्म करते हैं। डिस्कस इन ब्रीफ द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट। देखो ये क्वेश्चन हमने कल डाले थे आपको थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट का। थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट क्या है? स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। अब इस पे क्या करो, कोई स्टूडेंट अच्छा सा एक आंसर बनाओ। ये हमने जो समझा है ना, इस पे एक अच्छा सा एक आंसर बनाओ और उसकी फोटो भेजो। देखो महक, अच्छे से बनाओ, महक, मरियम, कोई भी, और एक अच्छा सा आंसर जो सबको सूट हो वैसा आंसर लिख के भेजो, ग्रुप में डालो। और अलग से मैसेजेस मत करो, हम अलग से नहीं पढ़ सकते, सिर्फ ग्रुप में के ही मैसेजेस पढ़ रहे हैं। इस आई कैन सी, यस मैम मत डालते जाओ, कुछ लिखो उसमें फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस। ओके, हाँ तो देखो क्या है ये, इसका थीम स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप है एंड द प्रोसीडिंग ऑफ हाफ ईयरली स्कूल। तो इसमें दो बातें बताई हुई है। एक तो क्लास में उनका रिलेशन कैसा है, AR ब्रेथवेट का, पहले बच्चे कैसे रहते, इल मैनर्ड रहते, और बाद में कैसे मैनरफुल हो जाते, पहले रिस्पेक्ट नहीं करते, बाद में रिस्पेक्ट करते। तो ये बच्चों का जो बिहेवियर चेंज होता है, रिलेशन कैसा दोनों का चेंज होता है, ये बताया हुआ है। एक पार्ट ये है, एक थीम। और दूसरी थीम ये है, और दूसरा कि हाफ ईयरली रिपोर्ट जो स्टूडेंट काउंसिल का है वो बता रहे हैं यहाँ पे। ये हो गया, ये पूरा, ये दो बातें यहाँ पे लिख दिए, स्टूडेंट टीचर रिलेशन और प्रोसीडिंग, ये सब का प्रोसीडिंग। उसके बाद द एक्सट्रैक्ट शोज द इम्प्रूवमेंट इन द कंडक्ट ऑफ द नरेटर स्टूडेंट एंड इंक्रीज देयर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन कर्टेसी। तो ये इसमें ये स्टोरी जो है एक्सट्रैक्ट है, थोड़ी सी स्टोरी है, तो ये स्टोरी में क्या बताया हुआ है कि इम्प्रूवमेंट, बच्चों में कैसे इम्प्रूवमेंट होता। नरेटर जो है ER ब्रेथवेट जो है, उसके जो स्टूडेंट रहते उनमें कैसे इम्प्रूवमेंट होता, पहले अलग रहते बाद में अलग रहते, कैसा इम्प्रूवमेंट होता और उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ जाता, ताकि वो लोग प्रोग्राम में क्या करते, हाफ ईयरली प्रोग्राम में बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली बात करते पूरे सब्जेक्ट के बारे में, तो उनका कॉन्फिडेंट लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। It also shows the freedom and candor in students' relation interaction in the school. It indicates how anxious the narrator was for his students to shine and how happy he was when they did. तो ये इसका थीम ये भी है, इसमें ये भी बताया गया ये नॉवेल में कि किस तरह से जो नरेटर है, राइटर जो है, वो कितना खुश हो जाता जब उसके स्टूडेंट्स जो है शाइन करते, यानी सब जो स्टूडेंट्स है, फरमैन है, डैनम है, मिस जोसेफ है, ये सब कितने अच्छे से क्या कर रहे, पूरा परफॉर्म कर रहे, वहाँ पे कॉन्फिडेंटली अपने अपने सब्जेक्ट की रिपोर्ट दे रही, ज्योग्राफी है, देन साइंस है, मैथ्स है, ह्यूमन रिलेशंस है, ये सब कितने अच्छे से स्टेज पे बता रहे हैं कि हमको टीचर ने जो जो पढ़ाए साल भर, आधा साल, तो उसमें हमको ये बातें समझ में आए कि इंसानियत कैसी है, कैसे रिलेशन है, तो ये सब बातें हमको समझ में आई। ये कॉन्फिडेंटली स्टेज पे जाके बोलना बहुत बड़ी बात है, तो ये सब बच्चों ने सीखे, एकदम शाइन कर रहे बच्चे, और वो सब देख के नरेटर को बहुत ही प्राउड फील होता। तो ये इसका थीम है। अब देखो दूसरी नॉवेल है। अब ये नॉवेल पूरी सबको पक्की पक्की समझ में आ गई? कुछ डर लग रहा क्या? आप अब लिख सकेंगे ना नॉवेल के बारे में? कोई डाउट नहीं? गाजिया अब ज्वाइन हुए, सेइंग गर्ल स्टूडेंट्स ओके फॉर आंसर द क्वेश्चन, यस मैम ओके। आप लोग थको सब करके आओ, बट हम क्लास आपकी छोड़ने वाले नहीं, हमारे सामने बैठ के आपको पढ़ना है, थकना नहीं है, आज पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद ओके मगरिब में तो अपने को स्टॉप करना ही पड़ेगा, जब तक तो ले लेंगे। अब नेक्स्ट है नॉवेल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। चलो देखो इसका कितना हुआ आपका प्रिपरेशन, देखो अब इसकी थीम क्या थीम है, फिलियस फॉग। ये है कि फिलियस फॉग को पूरी दुनिया का सफ़र 80 डेज में करना है, ये वेदर लगती, ये शर्त लगती, ये उसका थीम है। ओके तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, फिलियस फॉग हैज़ टू गो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। ओके फिलियस फॉग को जाना है पूरी दुनिया को 80 डेज में, और इफ़ ही हैज़ टू विन द वेगर, वेगर यानी शर्त,
तो अगर उनको शर्त जीतना है तो उनको पूरी दुनिया में 80 डेज में घूम के आना है। आएंगे ये लिखने। ये उनकी थीम है और हर आंसर में आप ये लिखोगे। उसके बाद एंड ही एंड हिज कंपेनियन स्ट्रगल टू डू दिस टाइम फॉइल्स देयर प्लान इन मैनी केसेस। तो उनो, अब यहाँ पे फिलियस फॉग और उनके कंपेनियन कौन है? कौन है? याद आया? यस, पासपाटाउट और ऑडा। ये दोनों क्या करते? ये शर्त जीतने के लिए या दुनिया घूमने के लिए बहुत सारे मेहनत करते, स्ट्रगल करते और पूरा करते। बहुत बार उनके प्लान्स क्या होते? थोड़ा फेल्स भी होते जाते, लेकिन वो लोग पूरे मेहनत करते। फॉग गेट्स अरेस्टेड, पूरी मेहनत से वो लोग लिवरपूल तक आते, लेकिन क्या होता? लिवरपूल आने के बाद जो डिटेक्टिव फिक्स रहता वो फॉग को अरेस्ट कर लेता। तो ये उसको अपन कैसे लिखेंगे? फॉग गेट्स अरेस्टेड फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज एंड लूजेस प्रेशियस टाइम। तो उसकी कोई फॉल्ट नहीं रहता, फिर फॉक्स का कोई भी गलती नहीं रहती, कोई भी फॉल्ट नहीं रहता, फिर भी क्या होता? उसको अरेस्ट कर लेते। उसके वजह से क्या होता? उसका प्रेशियस टाइम, उसका एक एक मिनट इम्पॉर्टेंट रहता, तो वो प्रेशियस टाइम वो क्या करता? लूज कर देता। उसके बाद ही मिसेस द ट्रेन, उसके वजह से क्या हो रहा? ट्रेन मिस हो जाती, लिवरपूल की जो उसकी ट्रेन रहती वो मिस हो जाती। फिर वो क्या करता? स्पेशल ट्रेन अरेंज करता। टू गेट्स डिलेड, ही अरेंज्ड टू गेट्स डिलेड। इतना सब करने के बावजूद भी क्या होता? 5 मिनट वो लोग देर से पहुंचते, है ना। 8:45 बजे पहुंचने का रहता, 8:45 को उनको पहुंचना रहता, लेकिन उस दिन वो लोग 8:50 को पहुंचते और वो लोग शर्त हार जाते, ऐसा उनको लगता। फॉग इज अफ्रेड दैट ही लॉस्ट द बेट। तो वैगर को हम क्या बोलते? शर्त को बेट लगाते ना, तो बेट भी बोल सकते। हाउएवर, लेकिन क्या होता है? एंड में फॉग जो है शर्त बेट जीत जाता। सेकेंड्स टू स्पेयर एंड ही गेन्ड अ डे वाइल क्रॉसिंग, शर्त जीत जाता। कैसे? क्योंकि वो एक दिन उसको एक्स्ट्रा मिलता, गेन्ड अ डे, क्योंकि वो जब क्रॉस करता इंटरनेशनल टाइमलाइन, जब वो क्रॉस करता, वो वेस्ट साइड जाते रहता, इसलिए उसको एक दिन ज्यादा मिलता। हिज जर्नी, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, व्हेन क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन, इस पे एक अलग से भी क्वेश्चन आ सकता। हिज जर्नी थ्रू द टाइम जोन हैज गेन्ड हिम अ डे। तो टाइम जोन जो ट्रैवल करते रहता, वो ग्लोब के पूरे गोल जो चक्कर मारता, वो एक ही डायरेक्शन में जाते रहता ना, तो वो एक ही डायरेक्शन में जाने से उसको एक दिन एक्स्ट्रा गेन होता, मिलता। द अल्टीमेट मैसेज इज दैट नो वन कैन कंट्रोल टाइम। तो अब ये पूरे स्टोरी का, नॉवेल का थीम क्या है? कि हमको टाइम पे जोर नहीं है। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है। तो नो वन कैन कंट्रोल, टाइम पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। टाइम मूव्स ऑन रिलेंटलेसली एंड ह्यूमंस आर एट इट्स मर्सी। ये उसकी थीम है कि टाइम क्या है? बढ़ता जाता, और हम इंसान को क्या है? उसके मर्सी पे जीना है। वक्त के हाथों मजबूर है, बोलते नहीं क्या? तो वैसा वक्त के रहम पे हमको चलना, ह्यूमंस को चलना है। तो ये इसके स्टोरी का थीम है। तो अब ये थीम के जो पॉइंट्स है, हर आंसर में आप लोग डालते जाएंगे। अब क्वेश्चन कैसा आता देखो, वो क्वेश्चन लिखते वक्त ये आंसर लिखना है, लेकिन वो पॉइंट्स उसमें डालना है। ये पॉइंट्स डाल के आप आंसर को बड़ा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे अब ये पॉइंट्स अपन कौन से आंसर में कैसे डालेंगे। क्या क्या है? नो डाउट मैम, ओके, यस। नहीं, अगर हमने रिलैक्स करे तो क्या होगा? फिर ये बंद करना पड़ेगा, ये चालू रखेंगे। ऐसा हो सकता कि अपन क्या करेंगे, मगरिब जब अजान होंगे तो अपन एक 10 मिनट का ब्रेक रखेंगे और ये चालू रखेंगे स्क्रीन। सबके, आप लोगों के भी स्क्रीन चालू रखना, और लिख लो आप लोग जब तक, या नमाज पढ़ लो, उसके बाद अपन फिर रीजॉइन होंगे। चलेगा ना? वैसे वो ये एक ट्रिक कर सकते, क्योंकि अगर ये एक बार स्क्रीन छोड़े तो लिंक चले जाते। अब जो बच्चे गए भी होंगे एक आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए दूसरे काम भी करेंगे, तो वो लोग भी फिर से ज्वाइन हो सकते हैं इसमें। लिंक पे क्लिक करके फिर से आ जाता है। ओके,
बट अपने को ये लिंक छोड़ नहीं सकते अपन। तो चलो आ जाओ। इंटरप्रेट द फॉलोइंग कोट इन द लाइट ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ द नॉवेल। देखो अब नॉवेल में का एक कोटेशन दिया हुआ है, कोट ऑफ द डे, याद आया ना वर्ड? हाँ, तो कोट ऑफ द डे, तो कोट क्या है? इस एक्सट्रैक्ट के रोशनी में यानी एक पैसेज के रोशनी में आपको कोट समझाना है। क्या है? क्विटर नेवर विन, विनर्स नेवर क्विट। जो काम छोड़ देते, देखो कैसे सूट हो रहा आपने इस पे कि अगर हमने अभी पढ़ना छोड़ दिए, अगर क्विट कर दिए, ये ऑनलाइन क्लास बंद कर दिए, क्विट कर दिए, तो हम जीत नहीं सकते। पढ़ना अगर छोड़ दिए, अभी हमने पढ़ना छोड़ दिए तो हम जीत नहीं सकते। और जो जीतने वाले हैं वो कभी क्विट नहीं करते, वो बंद नहीं करते। पढ़ना ही, आपको जीतना है तो आपको अच्छे से 12 बजे रात तक पढ़ना ही है, उसके बाद 8 घंटे आपको अच्छी नींद लेना ही है। तो क्विट नहीं करेंगे हम लोग, ऑन ही रखेंगे और ये पूरा कंप्लीट करेंगे। आप लोग भी क्विट मत करो, हमारे साथ साथ लर्न करो, टाइम पास मत होने दो। हम यहाँ पे आपको लर्न करा रहे, आप लोग सामने बैठ के लर्न करो। तो अब ये इसको क्या बोल रहे नो, ये कोड को क्या करो, इसको मीनिंग थोड़ा सा डिस्कस करने का इसके ऊपर। तो अब ये इसके रोशनी में, ये लेसन के राइटर के इसमें। अब इवन दो फॉग लूजेस टाइम ड्यू टू बीइंग रॉन्गली अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड। अब क्या हो गया, फॉग ने क्या है, टाइम उनका मिस हो गया। उनको अरेस्ट कर दिए थे लिवरपूल पे आके। जो डिटेक्टिव फिक्स रहता उन्हें फॉग को जेल में डाल देता, अरेस्ट करके जेल में डाल देता, इम्प्रिजन। तो इससे क्या होता, उनका टाइम लूज हो जाता। तो इवन दो, इसके बावजूद भी कि उनका टाइम वेस्ट हुआ, ही मेक्स एवरी एफर्ट्स, उन्होंने पूरी मेहनत करते। जेल में से वापस आने के बाद थक के उन्होंने ट्रेन चले गए, बल्कि खाली नहीं बैठे, उन्होंने क्या करे, पूरी पूरी कोशिश करे कि लंदन पहुंचने के लिए, वक्त पे पहुंचने के लिए उन्होंने क्या करे थे, स्पेशल ट्रेन करे थे, अरेंज करे, स्पेशल ट्रेन अरेंज करे। यानी उनको ऑनर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, देखो उनको इज्जत बहुत इम्पोर्टेंट थी, उसके वास्ते उन्होंने कितना खर्चा करे। 20,000 पाउंड की शर्ट जीतने के वास्ते उन्होंने 19,000 पाउंड खर्चा करे। यानी अब ट्रेन, स्पेशल ट्रेन करने के वास्ते भी उन्होंने खर्चा करे। ट्रेन तो चले गई थी, आधा घंटा कोई ट्रेन नहीं थी, तो उन्होंने क्या करे, स्पेशल ट्रेन अरेंज करे और लिवरपूल से। He does not quit when he feels that there is some faint chance of a win. Later when Passepartout discovered, उसके बाद फिर भी उन्होंने क्विट नहीं करे, ये सब मेहनत करे। थोड़ी भी उनको शर्त जीतने की थोड़ी भी ऐसा लाइन देखी तो उन्होंने क्या करे, कोशिश करे, हर तरह से कोशिश करे, हारे नहीं। तो उसके बाद में जब पासेपर्टाउट को मालूम हुआ कि उस दिन संडे नहीं सैटरडे है, दैट इट इज सैटरडे एंड नॉट संडे, संडे नहीं है सैटरडे ही है, जब पता चला तो क्या हुआ, एंड दैट देयर इज स्टिल अ चांस, और अभी भी जीतने के चांसेस है। तो उस वक्त फॉग पुट्स असाइड एवरीथिंग एंड रशेस, उस वक्त क्या करता फॉग, सब बाजू में रखता और रिफॉर्म क्लब के लिए भागते, वो लोग बहुत रश करते, यानी फास्ट भागते, यानी अभी भी चांस है। तो जैसे कि अब एग्जाम में आपको पूरा पेपर लिखना है, फास्ट लिखना है, अभी भी चांस है, अभी भी टाइम है, टाइम को देखते जाने का। कल जैसे टाइम मैनेजमेंट दिया हुआ है ना, 30 मिनट में होना, 20 मिनट में आंसर होना, 10 मिनट में आंसर होना, ऐसा फास्ट अभी भी चांस है, हम 100 आउट ऑफ 100 ले सकते, बोल के लास्ट तक आपको मेहनत करना है। उसके बाद ही डज नॉट गिव अप करे क्या, नहीं गिव अप करे, इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑब्स्टेकल्स, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए लेकिन उन्होंने हार नहीं माने, एंड कम्स आउट अ विनर। उसके बाद क्या हो गया, विन हो गए, बोथ इन विनिंग द बेट एंड द लव ऑफ अ गुड वुमेन। तो उन्होंने क्या जीता, शर्त भी जीती और एक अच्छी वुमेन का लव भी जीते। तो ये इसका मीनिंग है, ये जो कोट दिए हुआ है इसका ये मीनिंग है। अच्छे से समझ में आया? ओके,
बुशरा को बहुत ज़्यादा अच्छी समझ में आया। ओके ओके, पढ़ रहे ना आप लोग, लिख के प्रैक्टिस कर रहे ना, टाइम वेस्ट मत करो। देखो we can go around the world in less time by journeying eastward. Justify it with Fox journey in the extract from around the world. हाँ, तो अब इसमें जो उनकी जर्नी थी वो ईस्ट साइड को थी। वो एक ही तरफ यहाँ से जा रहे थे, एक ही साइड वो लोग गोल गोल जो जा रहे थे, एक ही तरफ जा रहे थे, है ना। अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जब उन्होंने चक्कर मारे तो पूरा, अब यहाँ आए तो यहाँ से भी फिर क्या है, ये साइड गए, यहाँ से ये साइड गए, मतलब ईस्ट साइड ही जा रहे थे वो लोग। तो इससे क्या हुआ, लेस टाइम में, वर्ल्ड इन लेस टाइम, पूरे उनको टाइम ज़्यादा मिला, यानी कम टाइम में कर सकते, तो वो जस्टिफाई करो। अब यहाँ पे व्हेन फॉग एक्सेप्ट्स द वैगर, जब फॉग ने शर्त लगाई थी उस वक्त उन्होंने जर्नी कहाँ से स्टार्ट करे, ईस्ट साइड से स्टार्ट करी। ही सी द सन पास द मेरिडियन 80 टाइम्स। तो उन्होंने नोट डाउन कैसे कर रहे थे टाइम, हर दिन देख रहे थे सनसेट हो रहा, तो जैसे जैसे हर दिन एक दिन जा रहा वो नोट डाउन कर रहे थे। तो ऐसा उन्होंने सनसेट कितने बार देखे, 80 टाइम देखे। 80 दिन में उनको पहुंचना था ना, तो 80 टाइम देखे। और जबकि लंदन में लोगों ने सिर्फ 79 टाइम्स देखे थे, क्योंकि वो लोग एक ही जगह थे ना, तो वो लोग ने 79 टाइम देखे थे, और इन्होंने ट्रैवल कर रहे थे तो इन्होंने 80 टाइम्स देखे थे। दस वाइल गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो इसलिए जब उन्होंने ईस्ट से वेस्ट जा रहे थे तो उनको एक दिन मिला था, when he crossed the international date line. Hence, we can go around the world in less time when we go eastward. तो इससे ये प्रूफ होता कि अगर हमने ईस्ट साइड जाके ईस्ट साइड से ट्रैवलिंग करे तो हम कम टाइम में पूरे दुनिया की चक्कर लगा सकते हैं। 80 के बजाय 79 डेज में ही इन्होंने पूरे कंप्लीट करे थे। देखो छोटा सा आंसर है, कभी कभी तो इतना छोटा आता है इसमें कि 4 में से 2 सेलेक्ट करो, ट्रू कौन से है वो सेलेक्ट करो, ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो वैसा भी है तो बहुत इजीली, देखो ये कितना छोटा आंसर लिखे थे। तो बस आपको क्या है, क्वेश्चन समझना है। उसके बाद, सर फॉरगिव मी अ मोस्ट अनफॉर्चुनेट रिजेम्बलेंस, रॉबर अरेस्टेड 3 days अगो, यू आर फ्री। कौन ने बोले थे, किसके डायलॉग से ये डायलॉग है डॉक्टर क्या है वो, डिटेक्टिव फिक्स के। डॉक्टर उन्हें जब एकदम प्लीज़ प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो सर, जो असली चोर है वो 3 दिन पहले ही अरेस्ट किया गया है और अब आप फ्री हो, ऐसा जैसे उसने बोला उसको फॉग ने क्या करे, एक जोर से रख के झापड़ दिए। क्योंकि उसके वजह से इतना टाइम वेस्ट हो गया था फॉग का। तो अब यहाँ पे क्या है, फाइंड द रीजन वाई फिक्स सेज दिस वर्ड्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हुआ है कि क्यों बोला फिक्स ने ऐसे, क्यों बोले, बोलो जहाँ है वहाँ पे बोलो अपने आप क्यों बोला फिक्स ने ऐसा। यस, क्योंकि उसने उनको अरेस्ट कर दिया था, डाका डाले वाला वो चोर समझ के। तो अब इसको आंसर में कैसे लिखेंगे, देखो, फिक्स मिस्टेकनली, गलती से, थॉट दैट फॉग वॉज अ बैंक रॉबर। तो फिक्स को ऐसा लगा कि जो बैंक लूटी गई थी तो उसका वो जो चोर है, बैंक रॉबर कौन है, फॉग ही है, ऐसा उसको लगता। तो इस वास्ते उन्हें क्या करता, पूरा वर्ल्ड टूर जो है इनके साथ उन्हें भी उनके पीछे पीछे जाता, और पूरे फिल्म में बहुत ही ये है कॉमेडी है। After following him all over for a long time, he finally arrest him at Liverpool. तो पूरा वर्ल्ड टूर करते और फाइनली क्या होता, लिवरपूल में जब पहुंचते वो लोग पूरा घूम के, तो फाइनली जब फिक्स जो है फॉग को अरेस्ट कर लेता, ये सोच के कि वो क्या कर रहा है, उसका ड्यूटी कर रहा है। तो वो समझता कि ये रॉबर है और उसको मैं अरेस्ट कर रहा, बिलीविंग दैट ही वॉज डूइंग हिज ड्यूटी। अब इसके बाद
He refused to listen to any clarification from Fogg. अब फॉग बोलता भी कि नहीं उसने कुछ नहीं किया, लेकिन वो क्लैरिफिकेशन सुनता है कि वो नहीं सुनता. He did not listen any of the clarification. However, when he come to know that another man was responsible for the robbery, he is full of regret for what he has done. तो जब फिक्स को पता चलता कि चोरी करने वाला कोई और है, however, when he come to know that another man was responsible for robbery, तो उस वक्त उसको बुरा लगता, तो वो क्या करता, फिर इसलिए वो स्टैमर कर रहा, डर रहा और अपोलोजाइज कर रहा है, यानी सॉरी बोल रहा फॉग को. इस तरह से ये जो सेंटेंस हो रहा है, सो प्लीज फॉरगिव मी, तो वो क्या कर रहा, स्टैमर कर रहा, हकलाते हुए, डर के वो सॉरी बोल रहा है फॉग को, क्योंकि फॉर द ट्रबल दैट दिस मिस्टेक हैज कॉज्ड फॉग, तो इस गलती के वजह से फॉग को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई. ही देन रिलीजेस फॉग एंड टेल्स हिम दैट नाउ ही इज फ्री. जब वो उसको छोड़ देता और बोलता यू आर फ्री. समझ में आया? ओके, लेट मी सी योर रिएक्शन. बिकॉज ही अरेस्ट हिम. यस, तो लिखने आ रहा क्या, देखो लिख के देखते जाओ. अब है नेक्स्ट, इतना आ रहा ना अच्छे से. देखो अब आप लोग बोल रहे थे एक आंसर में सब आ जाना, तो कैसा आ सकता, बोलो थीम कहाँ है, फिलिस वगैरह. तो अब उसमें के कुछ सेंटेंस आप इसमें डाल सकते, लेकिन आपको अलग ये सेंटेंस के बारे में लिखना है ना. अब ये जो सेंटेंस है इसका मीनिंग लिखो बोल रहे हो, तो ये जो पूरा सेंटेंस है ये उसमें सेंटेंस दिए हुआ है. टेक्स्ट बुक में जब अपन स्टोरी पढ़े उसमें ये दिए हुआ है, उन्हें सॉरी बोलता है, तो अब ये क्यों बोलता सॉरी, ये लिखना है. तो ये तो आप पर्सनल रिस्पॉन्स के वजह से लिखेंगे ना. पर्सनल रिस्पॉन्स आई मीन खुद के वर्ड्स में, ऐसे ऐसे हुआ था इसलिए उसने ऐसा बोला, हो गया फिर ये आंसर. कितना इजी है. उसके बाद आइडेंटिफाई एंड राइट डाउन द करेक्ट ऑप्शन. Which of the following is an appropriate reason for Phileas Fogg starting his journey? हाँ, ऐसे भी क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम. ऐसे क्वेश्चन आए तो इतना बड़ा आंसर लिखने की जरूरत ही नहीं, इतना बड़ा कुछ लिखने का नहीं, डायरेक्ट इसमें से क्या है सेलेक्ट करने का हो गया. बहुत लकी थे उस वक्त. ऐसे भी क्वेश्चन आया था और 6 क्वेश्चन फ्री में भी मिल गए थे उनको रॉन्ग क्वेश्चन आके. तो आप लोग भी अच्छे से लिखो. तो देखो कैसे कंटिन्यू करना है, ये क्या अपन स्टॉप करेंगे यहाँ पे बोलो. ये हम ऐसे स्क्रॉल कर लेते, बाद में एक नज़र देख लो. अब साइन ऑफ 4 है खाली. कहाँ गया, कितना उल्टा सीधा हो रहा है. हाँ, तो ये क्या है, पासपोर्ट आउट का है. हाँ, साइन ऑफ 4 का ये वाला है. कहाँ है, देखो अगर आप लोग बोल रहे तो कंटिन्यू करेंगे या अभी बस कर देंगे. अब इसके बाद आप लोग सेल्फ स्टडी करो, लिख के प्रैक्टिस करो. पढ़ाई पूरी हो गई, अब लिख के प्रैक्टिस करो. देखो ये क्या है, राइट मिस मॉर्सन बोले तो समझ जाना. मिस मॉर्सन, विलियम शेक्सपियर, वो सॉरी शर्लक होम्स और हॉटसन, ये तीनों के बारे में आपको स्टोरी मालूम रहना. थोड़ा हॉटसन के बारे में क्या है, मिस्टर शर्लक होम्स के बारे में एक 4 लाइन्स याद कर लो. और होम्स, डॉक्टर होम्स के बारे में, डॉक्टर वॉटसन, होम्स बोले तो कंफ्यूज मत हो, वॉटसन, होम्स इसके बारे में, और मिस मॉर्सन, ये तीनों के बारे में थोड़े थोड़े 4-4 लाइन्स लिख लो. और फिर वो हिसाब से फिर आपको आंसर लिखना है. जैसे कि यहाँ पे देखो, इसमें नहीं लिखना. तो यहाँ पे मिस मॉर्सन गिव द रीजन ऑफ मिस सेसिल फॉरेस्टर बिकॉज. तो अब उन्होंने मॉर्सन ने शर्लक होम को सेसिल फॉस्टर के बारे में क्यों बोले, क्योंकि उन्होंने मिस्टर शर्लक होम ने वो उनका प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और वो उनको अच्छा लगा था, इसलिए उनके रेफरेंस से उन्हें यहाँ पे आए थे. फिर क्या है, कोचमैन कन्फर्म दैट नाइदर ऑफ मिस मॉर्सन कंपेनियन वाज अ पुलिसमैन ऑफिसर. देखो कितना डीपली बीच में का उन्होंने क्वेश्चन पूछे कि ये लोग जब लिथियम थिएटर जाते वहाँ पे
उसमें उसमें लिखे हुआ रहता कि मिस मॉर्सन के लेटर में लिखे हुआ रहता कि तुम चाहे तो तुम्हारे 2 दोस्त को साथ में लेके आना, यानी तुम्हारे साथ कुछ नाइंसाफी की हुई है, अगर तुम यहाँ पे आओगे मुझसे मिलने तो तुम्हारा फायदा है। जो पर्ल भेजता ना, 6 पर्ल्स भेजता, तो उसके बाद उस दिन उनको लेटर मिलता, तो लेटर में ऐसे लिखे हुआ रहता कि तुम तुम्हारे कोई 2 दोस्त को भी साथ में ला सकते, और फिर लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना, अगर पुलिस को इन्फॉर्म करे तो फिर नुकसान हो जाएगा, तो ऐसा लिखते। तो जब ये लोग वो वहाँ पे जाते वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे जो पर्सन रहता, कोचमैन रहता, तो उन्हें क्या करता, कंफर्म करता कि वो जो लोग उनके साथ में कौन गए थे, मिस वॉटसन के साथ कौन जाते, एक तो शेरलॉक होम्स जाता और वॉटसन जाता, डॉक्टर वॉटसन जाते, तो ये दोनों पुलिस के आदमी तो नहीं है, ये पहले उन्हें कंफर्म करता, कंफर्म दैट नाइदर ऑफ मिस, यानी नाइदर ऑफ यानी ये दोनों में से कोई भी पुलिस के आदमी तो नहीं है, ये वो कंफर्म करता। तो देखो ऐसा बीच में से क्वेश्चन पूछते, इसलिए पूरी स्टोरी मालूम रहना। तो आई होप आपको पूरे अच्छे से स्टोरी समझ में आ गई होंगी। देखो लिथियम थिएटर का नाम लिखो, मॉर्सन का नाम लिखो, शेरलॉक होम्स का नाम लिखो, तो ऐसे वो आंसर को मिक्स करके आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द एंड। ठीक है, अपन एंड करते हैं। ओके, एज विश मैम कर लो मैम,